नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको सभी को पता है डेली आपकी 8 बजे आपकी जीके क्लास होती है। और आपको मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूं, जो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, आप किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके एमपी पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का हो, आप बस नाम ही क्या आ गया जब जीके, अब जीके पढ़ना है उसके लिए, तो ये तो नहीं है कि उसके एग्जाम के लिए अलग से जीके बनेगी, उसके भाई सब में काम आएगी। और इसकी क्लास की जितनी भी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, सारी पीडीएफ मिलेगी आपको दोस्तों। और उसको डाउनलोड करने के लिए बस आपको एक ही काम करना है, और वो काम क्या है आपका, बस आपको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है एक चाणक्य एप्लीकेशन। इसको आपको डाउनलोड करना है, एक चाणक्य ऐप आपको डाउनलोड करना है। स्पॉन्सर आईडी जब मांगेगा तब आपको क्या भरना पड़ेगा, इसमें एक चाणक्य आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। यहां पे एक शब्द मिलेगा आपको, बुक एंड नोट्स। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी पीडीएफ, ऑल पुरानी पीडीएफ है सब मिल जाएगी, चाहे मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, इंग्लिश की, हिंदी की, सारी पीडीएफ आपको यहां पे प्रोवाइड करवाएगी। बस आपसे निवेदन इतना ही है, सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से निवेदन इतना ही है कि जो भी क्लास में जुड़े हैं दोस्तों, वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक भी करें, और हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब ठीक ना। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक दो बातें। कई बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी हमें बहुत सारे, यानी कि जैसे ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन चाहिए, या आपके मैथ के क्वेश्चन चाहिए, या मैथ के हैंड रिटन नोट्स चाहिए। तो ये सारी की सारी जो आपको चीजें चाहिए दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना। और एक्स्ट्रा आपको जो चाहिए दोस्तों, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे करना क्या पड़ेगा, हमें ओनली मैसेज छोड़ना पड़ेगा। 8295593088 पर आप मैसेज छोड़ सकते हो दोस्तों। बोल देना सर हमें उस सर की पीडीएफ चाहिए, उस सर की क्लास चाहिए, सारे के सारे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ये हमने कल क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो बटे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो अपने को क्वेश्चन देखना है। कल कहां पे छोड़ा था वो निकाल देता हूं, बस पता तो चले आप कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या देगा, अच्छा प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध धमेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। अब ये स्तूप जो चीजें हैं दोस्तों, आपने पता होगा कि महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां, उनको 8 जगह पे अलग अलग 8 स्तूपों में निर्मित किया गया। तो उसमें से एक स्तूप का नाम दिया गया, आपके क्या नाम है दोस्तों, ध्यान से देख लेना। इसे बोलते हैं आपके, हाँ, धमेक स्तूप। और ये पूछ रहा है, ये प्रसिद्ध धमेक स्तूप भारत के किस जगह पे पड़ता है, या भागलपुर बिहार में, गंगटोक सिक्किम में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अब आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी बातें आपको ज्यादातर याद रखनी है, या तो आप सांची करते हो, ठीक ना, या आप करते हो सारनाथ। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, वो क्या रहेगा आपके, सारनाथ। और आपको पता होगा दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, और राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, स्तंभ आपका क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह है। और अशोक चक्र के जो नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, वो आपका क्या, राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। सारनाथ कहां पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ना, लखनऊ, लखनऊ, ये लखनऊ किस नदी के किनारे, ये नदी आपको ध्यान देनी दोस्तों, ये किस नदी के किनारे, सुन रही है सारी बातें आपको, किस नदी के किनारे। तो बताइए दोस्तों फटाफट से कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लखनऊ किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो ध्यान देना, लखनऊ पड़ता है आपके गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के। और इसी लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसको कहा गया है, तो आप बोलोगे लखनऊ। और इस लखनऊ का 1857 में जो नेतृत्व किया था, वो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया, तो आपका जवाब क्या रहेगा, लखनऊ से किया। लखनऊ किस नदी किनारे है दोस्तों, गोमती नदी के किनारे है। और इसे क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश याद रखना, यह उत्तर प्रदेश है भारत के जो राज्य है ना, इसके वो कितने सीमा बनाते हैं, 8 राज्य। और कितने यूटी सीमा बनाते हैं, 1 यूटी। और कितने देश सीमा बनाते हैं, तो आप बोलोगे सर 1।
यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके साथ सर्वाधिक राज्य सीमा बनाते हैं, तब आपका जवाब क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, 1 दिल्ली के साथ। और उत्तर प्रदेश कौन से देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, तब आप बोलोगे सर ये नेपाल के साथ, एक देश के साथ सीमा बनाता है। दूसरी बात याद रखना, उत्तर प्रदेश की अगर बात आ जाए तो सबसे बड़ा राज्य करोगे इसको, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से क्या ये बड़ा राज्य है, कौन सा दोस्तों, तो आपका जवाब रहेगा सर उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहां की जो पॉपुलेशन है ये विश्व की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, भारत की पॉपुलेशन। अगर भारत में 100 व्यक्ति रहते हैं तो यहां पे लगभग आपके 16 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% जनसंख्या रखने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश। वैसे सबसे बड़ा राज्य जो दोस्तों है उसका नाम आता है राजस्थान। ये बात आपके कब बनेगी सर, उसके क्षेत्रफल को देखकर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। लेकिन याद रखना 1 नवंबर 2000 से पूर्व, 1 नवंबर 2000 से पूर्व जो सबसे बड़ा राज्य होता था वो मध्य प्रदेश था। हालांकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया, उस कारण आज देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया है, राजस्थान। दोस्तों समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो क्या। हाँ, चैट सेक्शन दिख रहा है भाई आप सभी का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना। बस उज्जैन के बारे में ये याद रखना, उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान देना दोस्तों, शिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन में आपके कुंभ व महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, इलाहाबाद हो गया और हरिद्वार हो गया। तो भारत में कुंभ व महाकुंभ के जो मेलों का आयोजन होता है ये कितने स्थलों पर किया जाता है दोस्तों, आप बताओगे, 4 स्थलों पर। तो एक उसमें से उज्जैन याद रखना है। उज्जैन कहां पड़ता है कि सर मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। और भोपाल किस नदी के किनारे दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे। और बेतवा किसकी सहायक नदी है, गुरुजी बेतवा गंगा की सहायक नदी है। किसकी भैया, गंगा की सहायक नदी है, आपको ये ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया, देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से। अच्छा प्रश्न दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से। कई बार इसका प्रश्न इसकी मृत्यु से रिलेटेड आता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें, पंडित जसराज का संबंध किससे है। और देखो पंडित जसराज के बारे में 2 बातें याद रखना आप। एक तो 17 अगस्त 2000 को यूएसए के न्यू जर्सी शहर में, न्यू जर्सी सिटी में इनकी क्या हुई, यानी कि निधन। तो इनका निधन, एक तो ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया। और याद रखना पंडित जसराज के बारे में, एक तो सन 2000 में इसे दिया गया पद्म विभूषण, और इसे सन 1990 में दिया गया दोस्तों पद्म भूषण। और सन 1975 में इन्हें दिया गया दोस्तों पद्मश्री। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पद्मश्री। वहीं पे याद रखना पंडित जसराज का संबंध है दोस्तों, ये इनके बारे में, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। और पंडित जसराज का जो संबंध है दोस्तों, ये मेवाती घराने से, मेवाती क्षेत्र से, मेवाती घराने संबंध है। और एक ये बहुत बड़े क्या थे दोस्तों, आप बताओगे सर, ये बहुत बड़े शास्त्रीय गायन से संबंध रखते थे, शास्त्रीय गायन। तो यहां पे जो राइट उत्तर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा शास्त्रीय गायन। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि सर जो शास्त्रीय नृत्य है ये भारत में कुल कितने हैं, कुल संख्या एग्जाम में कई बार आती है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों, 8। तो क्लासिकल जो डांस है दोस्तों ये आपके है कितने टोटल, तब आपका जवाब क्या रहेगा, 8। बता दोगे, बताना पड़ेगा भाई साहब। अगर कंपटीशन में नाम कमाना है, मां बाप का सपना पूरा करना है, तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेशन को शेयर किया करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। सर आर्मी क्लर्क की फाइनल वेट कर रहा हूं,
हिसार ARO 170 नंबर चांस है क्या? देखो हिसार ARO 70 नंबर है, 170 नंबर आप बता रहे हो, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 170 नंबर कम है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम है, क्योंकि आपके जो हिसार ARO की जो टोटल जो पोस्ट है वो कितनी 1800 पोस्ट है, मेरे हिसाब से कम है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लासिकल डांस के बारे में पूछ रहे तो क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आपका जवाब रहेगा सर ये 8 है। और 8 कौन कौन से है, तो याद रखना, एक तो कथकली, कथकली, एक याद रखोगे कथक, एक याद रखना मोहिनी, मोहिनी अट्टम, एक याद रखना भरत नाट्यम, भरतनाट्यम, एक याद रखना कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, एक हो जाएगा आपके सत्रिया असम का, और एक ध्यान देना आपको मणिपुरी, मणिपुरी, और एक हो जाएगा आपके ओडिसी, ओडिसी। तो ये क्लासिकल डांस की संख्या पूछे तो आपको बताना 8 है। जबकि ये पूछा जा सकता है क्लासिकल डांस का जो संबंध है ये किस स्टेट से। देखो जो कथकली का जो संबंध है दोस्तों ये केरल से, किससे है, केरल से। वहीं पे कथक की अगर बात की जाए तो ये याद रखना उत्तर भारत से, उत्तर भारत से। लेकिन मोहिनीअट्टम की अगर बात की जाए तो ये भी केरल से है। भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, ओडिसी की अगर बात की जाए तो उड़ीसा, ध्यान देना। और मणिपुर की अगर बात की जाए तो मणिपुरी का मणिपुर आपका राइट उत्तर होगा। सत्रिया की अगर बात की जाए तो आपका राइट उत्तर होगा असम यानी कि असम। तो ये भी थोड़े से आपको ध्यान देना। क्लासिकल डांस अलग होते हैं, फोल्क नृत्य अलग होते हैं, यानी कि फोल्क डांस आपके अलग होते हैं। लोक नृत्य जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, धमाल हो गया, गिद्दा हो गया, सांग हो गया, घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, चौग हो गया, युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य, आपके खोल नृत्य, मांडी नृत्य, तमाशा नृत्य, लावड़ी नृत्य, ये सारे के सारे आपके लोक नृत्य आते हैं। जैसे बिहू लोक नृत्य, ये सारे अलग अलग आपको ध्यान देने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिएगा, अच्छे से देखना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे पजल होने की कोई बड़ी बात नहीं है। आपने नाम सुना होगा, गुरुजी हमने नाम सुना है संसद। क्या नाम सुना है? संसद। सुना होगा अच्छे से कि सर संसद। अब संसद में होते हैं 2 सदन, एक को तो कहा जाता है लोकसभा और एक को कहा जाता है राज्यसभा। याद रखना, लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। 2 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? मनोनीत होते हैं। और याद रखना, इन मनोनीत सदस्यों को 2030 तक रोका गया, 2030 तक रोका गया है, रोका गया है। यानी कि अब लोकसभा से कोई 2 सीटों को मनोनीत नहीं कर रखा। कब तक? 2030 तक। लेकिन यह बात पूछ रहा है कि राज्यसभा से कितने मनोनीत होते हैं, बस ये बात पूछ रहा है। तो राज्यसभा से कितने सीटों को मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, और किसके द्वारा दोस्तों? वह किया जाता है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के बारे में सुना होगा कि सर राष्ट्रपति को बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम एज होती है, वो आपके 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। वो भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो अब भी आप बोलोगे राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? तब आपका जवाब रहेगा प्रधानमंत्री। भारत सरकार का प्रमुख अगर बात पूछे तो प्रधानमंत्री आपका राइट उत्तर रहेगा। हाँ, नमस्कार भाई सभी को, राम राम, जय खाटू श्याम की। नमस्कार भाई, नमस्कार। डिलीट बहुत करते हो आप मैसेज। राष्ट्रपति के वेतन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, राष्ट्रपति का जो वेतन है ये महीने का 5 लाख है। कितना है दोस्तों? 5 लाख, महीने का 5 लाख, ठीक ना। राष्ट्रपति अपने समय यानी कि अपने पद पे रहने के लिए इसको जो कार्यकाल दिया जाता है, कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। तो आपसे कभी प्रश्न आ सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की, पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, प्रक्रिया वो अच्छे से पढ़ना। उस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग, महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। जबकि महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56 के तहत, आर्टिकल 56 में महाभियोग शब्द को परिभाषित किया गया। जबकि महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार लगती है, संसद में दोनों सदनों में लगती है, कैसे लगती है, ये सारी बातें आर्टिकल 61 में की गई है। यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा से मनोनीत करता है और करने वाली जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 12। तो आपको यह ध्यान देना है कि राज्यसभा से जितनी सीटों को मनोनीत किया जाता है उनकी संख्या कितनी है? 12। अब 2 बातें सुनना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज है ना, न्यूनतम आयु है, वो आपको ध्यान देनी है 25 वर्ष नहीं होती, वो आपको ध्यान देनी है 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30। क्योंकि 25 वर्ष जो आयु होती है दोस्तों, वो किसके लिए है? लोकसभा के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि सदस्यों का कार्यकाल, ये कई बार एग्जाम में पूछा आता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों, ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष के अंतराल में अगर देखा जाए तो 2/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष के बाद वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 2/3 सदस्यों को और भी चुना जाता है, यानी कि उसका निर्वाचित कर लिया जाता है। बात की जाए राज्यसभा में कुल सीट, यानी कि कुल सदस्य कितने सदस्य, तो सदस्य में एक ही शब्द लिखना है कि सर ये 245 है। लेकिन प्रश्न आ जाए अधिकतम कितने होते हैं, यानी कि अधिकतम जो सदस्य हैं वो आपके सीटें कितनी होती हैं, तो आप बताओगे सर ये 250 होती है। कितनी होती है? 250। इस 245 में से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा गुरुजी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने? 12। और ये विशेष क्षेत्र में होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी। इन 4 क्षेत्र में जो उत्कृष्ट होते हैं उन्हें राष्ट्रपति अपने मन के द्वारा क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 सदस्यों को यहां से करेगा, 2 को यहां से करेगा। उसका मन कर रहा है ना कि 12 के 12 साहित्य में चुनने, तो सारे के सारे साहित्य में से भी चुन सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 4 क्षेत्र के व्यक्तियों को चुनना है तो 3-3 व्यक्तियों को क्रम में बांटना, नहीं। उसका मन कर रहा है कला से लेने 12 के 12, उसका मन कर रहा है कि कला से लेना ही नहीं है तो नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन प्रक्रिया है राज्यसभा को कितने सदस्यों की है, तो आप बताओगे गुरुजी 12 सदस्यों की। ये आपको ध्यान देना, ये अच्छा प्रश्न है। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि सर राज्यसभा के अंदर जितने भी सदस्य काम करते हैं, यानी कि राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्यों का वेतन कितना होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, इन सदस्यों को बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद कहा जाता है। इन्हें एमपीस कहा जाता है, और इन एमपीस का जो महीने का वेतन होता है वो 50,000 रुपए होता है। कितना होता है? चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, सभी का वेतन दोस्तों आपके कितना होता है, तब आपका राइट रहेगा गुरुजी उनका वेतन होता है 50,000 रुपए। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा भाई, बताते रहना। हाँ, फॉर्म जल्दी आ जाएंगे भाई आपके, इसी मंथ में, अगस्त में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी बच्चा आर्मी एमईएस के बारे में जो भी पूछ रहा है तो हो जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। और जितने बच्चे यूपी पुलिस के, एमपी पुलिस के, बिहार पुलिस के, एसएससी जीडी, एमटीएस, एचएसएल, ये भी जो क्लास देख रहे हैं दोस्तों, बहुत उनके लिए बेस्ट क्लास है, क्योंकि जीके है दोस्तों। अब ये जीके ये तो नहीं है कि सीजीएल के लिए अलग से बनेगी, सीएचएसएल के लिए अलग से बनेगी, आर्मी के लिए अलग से है, दिल्ली पुलिस के लिए अलग से नहीं। ये मन में एक वहम बना हुआ आपका। आप थंबनेल देखते हो, पोस्टर वगैरह देखते हो, ये तो एसएससी के लिए, ये तो एमपी पुलिस के लिए, छोड़ो अगली दूसरी की ओर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कंटेंट पढ़ो आप भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? याद रखना दोस्तों, जो हॉर्नबिल जो पर्व है दोस्तों, इसके बारे में 2 बातें बताना चाहता हूं आपको मैं। जो हॉर्नबिल जो पर्व है दोस्तों, सुनना मेरी बात, इसकी विशेष बात, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहते हैं। दूसरी बात, इसका जो आयोजन है, आयोजन ये 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, ये हॉर्नबिल कहां का प्रसिद्ध है? ये लोकेशन तो पूछ रहा है, अब बता दो ये कहां का है, ये कहां का त्योहार है दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। हाँ, त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को या किस पर्व को बोला है? हॉर्नबिल पर्व को बोला गया है। इसका आयोजन 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो याद रखना नागालैंड। क्या बताओगे दोस्तों? नागालैंड। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि नागालैंड की जो राजधानी है, कैपिटल वो क्या है, तब आपका जवाब रहेगा कोहिमा।
और इस नागालैंड की जो अधिकारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा आपको क्या बतानी पड़ेगी भाई साहब? अंग्रेजी। क्या बतानी पड़ेगी? अंग्रेजी। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत के 4 राज्य जिनके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? अंग्रेजी। अब कभी ये मत बोलना कि भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड है, नहीं। भारत के 4 राज्य हैं दोस्तों जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपके अंग्रेजी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपके मिजोरम और एक और बता दो कौन सा रह गया, ठीक ना? बताइए। मेघालय। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और आपके अरुणाचल प्रदेश, इन चारों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे दिल्ली, चाहे चंडीगढ़, दमन दीप, दादर नगर हवेली, आपके पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो भी क्या है? अंग्रेजी है। अब किताबों में आपने रट्टा मार रखा होगा, गुरुजी भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, उसका नाम बताइए। उसका नाम नागालैंड है। अरे ये किताबें और ये टीचरों ने दिमाग खराब कर रखा है। ये अधूरा ज्ञान ये खराब करता है, क्योंकि प्रश्न में ये लिखा था कि एकमात्र भारत का कौन सा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो बच्चे यहां पे आ जाते हैं, नागालैंड करते। अरे भाई साहब, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले भारत में जो राज्य क्षेत्र है वो कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज है और 4 स्टेट, टोटल 12 राज्य क्षेत्र है। ऑफिशियल लैंग्वेज जिनकी क्या है? अंग्रेजी है। अब भी सुधर जाओ, जितने भी यूट्यूब के टीचर मेरी बात सुन रहे हैं ना, अब भी सुधर जाओ। फिर किसी का एक आधे का नाम लूंगा मैं क्लास के बीच में। ये टीचरों ने खा लिया भाई, ये जितने भी यूट्यूब के टीचर है ना, ये यूट्यूब, ये अध्यापक, ये टीचर या टीचरी, ये मैडम भी है ना, ये भी कम नहीं है। एक तो ये मैडमों ने जीना आराम कर रखा है, एक तो इनका पहनावा देखना, इन पता नहीं क्या बोलूं भाई, लाइव क्लास हो रही है। ये यूट्यूब वाले टीचरों ध्यान से सुन लो, अगर कोई सुन रहा हो तो भेज देना ये क्लिप काट के। आप भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी अंग्रेजी भाषा है वो है नागालैंड। एकमात्र राज्य बता रहे, अरे 4 राज्य हैं, मुझसे पढ़ ले, राकेश चौधरी पढ़ा रहा है वो। कार्टून भरे पड़े हैं यूट्यूब पर रट्टा, और पता चलेगा उनकी 10वीं में 10 बार री आ रखी है, 12वीं में 2 बार कंपार्टमेंट आई थी उनकी, बीए हो नहीं रखी फिर भी टीचर है। आई एम राकेश चौधरी, आज आपको मैं शुरू करने जा रहा हूं। बस जा रहा है तो या कोई जागराते में आया क्या, लॉलीपॉप बांट रहा है क्या? तेरा मोर बना दूंगा मैं। ये जो सुन रहा है, समझने वाले समझ गए ये यूट्यूब कौन है। ये नाम लूंगा फिर बोलोगे गुरुजी आपने तो मास्टर का नाम ले दिया, बेइज्जती कर दी। मेरा कुछ नहीं जाना, ये टाइम वेस्ट करते हैं भाई यूट्यूब वाले जितने भी है। ये अधूरा ज्ञान ले लेके आ जाएंगे, पढ़ लेंगे। औरनविल वहां का है, नागालैंड का एकमात्र राज्य जिसकी अंग्रेजी भाषा है ऑफिशियल। एकमात्र राज्य क्या? 4 राज्य बता दिए भाई, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब भी सुधर जाओ, छोड़ो इसको। सिक्किम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिक्किम के बारे में एक प्रश्न पक्का याद रखना, नाथुला दर्रा कहां पड़ता है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है। सिक्किम में। सिक्किम राज्य की अगर दूसरी बात अगर बात करूं तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य तो गोवा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम के गठन की बात आ जाए, सिक्किम को भारत का एक सह राज्य का दर्जा दे दिया, 35वां संविधान संशोधन के तहत दे दिया। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसे देश का 22वां राज्य बनाया। और सिक्किम वही राज्य है जहां पे भारत में सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम आता है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे सिक्किम। अगर प्रॉपर पूछे तो आपको कहां बतानी पड़ेगी? नेपाल और भारत की सीमा पर है, भारत की नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा चोटी, लेकिन अधिपत्य अपना है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी आप बताओगे कंचनजंगा। भारत की ऊंची चोटी पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के कारण जानते हैं, जिसे हम K2 के नाम से भी जान जाते हैं, जो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर में है दोस्तों। हाँ, अगले प्रश्न को देखता हूं। केरल के बारे में एक बात और सुन लो। भारत में जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है ज्यादा, वो कहां पे है? केरल में। और जो सेक्स रेशो है, यानी कि प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या, वो भी ज्यादा कहां पे है? केरल में। यानी कि यहां के 1000 पुरुषों पे महिलाओं की तुलना की जाए तो कितनी निकलती है? 1084। अब ये 84 फालतू है ये। अब ये जितने भी हरियाणा वाले सुन रहे हैं इनको बता रहा हूं मैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेक्स रेशो है ना, वो यहां पे कम, हरियाणा वाले
तो हरियाणा वालों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई साहब, अच्छे से पढ़ाई कर लो और पढ़ाई करके कहां पे घूम आओ, 2-4 चक्कर मारिए ना, क्योंकि आप तो बहुत वो सेटिंगबाजी, पर्ची भगा दी, ये कर दिए वो कर दिए, तो आप एक बार चक्कर मारिए ना, कहां पे, केरल में, क्योंकि यहां पे ज्यादा है। समझ गए? लाला समझ गया, आज लाला समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोन जो नदी है दोस्तों, ये किस नदी की सहायक नदी है? अब सोन नदी से याद रखना, देखो सोन नदी का एक तो उद्गम स्थल, कई बार पूछा जाता है इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मेकाल, मेकाल पर्वत, पर्वत की अमर कंटक की पहाड़ियां, पहाड़ियां एमपी से, एमपी से। इस सोन नदी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये आपके गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। ये कई बार आता है, जैसे गंगा की सहायक नदियों में जैसे यमुना हो गया, ठीक है ना, और आपके दामोदर, दामोदर हो गया, और भी आपके रामगंगा, रामगंगा, गंडक, कोसी, ठीक है ना, काली शारदा, ठीक है ना, और घाघरा, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी दोस्तों? गंगा की। गंगा के बारे में क्या प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी, एक तो ये। दूसरी सुनना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भारत से, भारत से होकर, होकर बहने वाली, बहने वाली सबसे लंबी, सबसे लंबी, सारी बातें सुनना। दूसरी यमुना, भारत की, भारत की सबसे, सबसे लंबी सहायक नदी, नदी। और ये जो तीनों की तीनों लिखे दोस्तों, ये हिमालय नदियां हैं, हिमालय, हिमालय नदियां, यानी कि मानसूनी नदियां नहीं है ये तीनों की तीनों नदियां, आपको ध्यान देना। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस गंगा की कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो आपका जवाब होगा सर 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। लेकिन गंगा की भारत में लंबाई, भारत में, तब आप बताओगे सर 2070 किलोमीटर। गंगा को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पद्मा, पद्मा कहते हैं, कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा के संगम पे, यानी कि देव प्रयाग में, देव प्रयाग में इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। तो ये सारी बातें दोस्तों, इनको अच्छे से आप याद रखें। सुधीर भाई बहुत लेट जुड़ते हो क्लास में, आप, आपकी रुचि नहीं है पढ़ाई में भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ देखो, जो महानदी है ये उड़ीसा में बहती है। ये कहां बहती है? उड़ीसा में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों बहती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की शोक किसे बोलते हैं? महानदी को। नर्मदा के बारे में याद रखना, नर्मदा के ऊपर जो सबसे बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम आता है सरदार सरोवर बांध, देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन का बांध है। देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने वाले बांध का नाम क्या है?
सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, जबकि देश का सबसे बड़ा जो बांध है वो भाखड़ा बांध आपको ध्यान देना है। देश का सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बताना पड़ता है, देश का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी डैम आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट पर्सन को देखिए, अगले पर्सन में क्या दिया गया, अच्छा पर्सन है। पर्सन क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है। अब ये नया ही पुरस्कार है, ये टेक्निकल टीम कुछ भी कर सकती है। पॉली उमरीगर ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये किस खेल में दिया जाता है। बहुत ही शानदार पर्सन आपके सामने, टेक्निकल टीम ने बहुत ही लाजवाब पर्सन आपको दिया है। अब ऐसे पर्सन जब आपके सामने आएंगे तो भाई साहब ये मान लेना आपके तोते से उड़ेंगे, तोते से उड़ेंगे आपके। अपकमिंग फौजी कह रहे हैं कि पद्मा। अपकमिंग फौजी जो आपने फौजी लिख रखा है, ये कहां पे लिख दिया, खून से लिखा गया है फौजी। खून, कतरा कतरा खून, यानी कि पॉली उमरीगर जो ये दिया जाता है, ये बीसीसी के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेट में ठीक ना, बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है दोस्तों। किसमें, क्रिकेट में पुरस्कार। तो याद रखना क्रिकेट में इससे रिलेटेड 2-4 पुरस्कार और याद रखिए, जैसे आपको दिलीप ट्रॉफी एक याद रखनी है आपको, रणजी ट्रॉफी एक आपको ध्यान देनी है, देवधर एक याद रखनी है, सीके नायडू एक याद रखनी है, ईरानी कप एक याद रखनी है आपको, विजय हजारे एक याद रखना आपको, आईपीएल। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है दोस्तों, क्रिकेट से। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रखना सन 1983 में भारत ने पहला आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप जीता, और 2011 में भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता। पहला जो जीता था दोस्तों, ये आपके कपिल देव की कप्तानी में जीता गया, जबकि जो दूसरा जो अप्रैल 2011 में, पहला आपके 25 जुलाई 1983 को कपिल देव की कप्तानी में, दूसरा आपके शायद ध्यान नहीं है 12 अप्रैल है या 4 अप्रैल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी वानखेड़े स्टेडियम में, यानी कि जो 6 मार के ही आपको वर्ल्ड कप जितवाया था। तो जहां पे वो स्टेडियम में पवेलियन में जो बॉल गिरी थी, वहां पे इसकी यानी कि धोनी की प्रतिमा को भी लगाया जाएगा। ये वानखेड़े आपको ध्यान देना, मुंबई में पड़ता है। देखो फुटबॉल की अगर बात करूं तो यहां पे मार्डल कप, फीफा यूरो कप, संतोष डूरंड कप, आशुतोष कप, सुबोर्तो कप, ठीक ना, ये खूब सारे इसी में दिया जाता है। इंडियन सुपर लीग भी इसी में दिया जाता है, फेडरेशन कप भी दिया जाता है। हॉकी की अगर बात करूं दोस्तों, एक तो इसमें याद रखना बेटन कप, रंगा स्वामी कप आपको ध्यान देना, किसमें, हॉकी में। मेजर ध्यानचंद भी आपको याद रखना। हॉकी का सबसे पुराना जो कप है वो आपके बेटन कप याद रखना है। बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों थॉम्स कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, ये सारे के सारे किसमें है, बैडमिंटन है, ठीक ना। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। एक तो याद रखना दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना, इस नाबार्ड की स्थापना कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, सर इस नाबार्ड की जो स्थापना की गई ये कब की गई। इसकी स्थापना की गई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, सॉरी 1982 को। कई बार क्या होता है, आपसे कई चीजों के मुख्यालय बहुत पूछता है, ये मुख्यालय से प्रश्न आ जाता है। जैसे आपको बोल देगा इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, या आपको दे देगा आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, या आपको बोल देगा एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां है,
या बोल देगा LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, या बोल देगा पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड खूब सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखो जहां पे मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसरो की अगर बात करें तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु, बेंगलोर। RBI की अगर बात करूं दोस्तों, मुंबई याद रखना। SBI की अगर मैं बात करूं तो भी आपका क्या जवाब होगा, मुंबई। LIC की अगर मैं बात करूं तो भी आपका जवाब क्या होगा, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक की याद रखना, दिल्ली। कहां पे पड़ता है दोस्तों, दिल्ली में। कहां पड़ता है, दिल्ली में। वहीं पे NCC का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, NCC का हेडक्वार्टर ये भी कहां पड़ता है, दिल्ली में। ये भी कहां है, दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड खूब प्रश्न आते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके प्रयासों पे की गई थी, लाला लाजपत के प्रयासों पर इसकी स्थापना की गई थी। और यहां पे मैंने पूछा इसरो का, तो इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है दोस्तों मुंबई में। ये मुंबई इंपोर्टेड है। और मुंबई में आपके RBI बैंक का भी क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर, मुंबई। जबकि RBI बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में, तब इसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं था, तब इसका हेडक्वार्टर होता था कलकत्ता में। कहां दोस्तों, कलकत्ता में। कर लोगे, करना पड़ेगा भाई साहब, चीजों को पढ़ोगे तभी तो याद रहेगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, UNO का हेडक्वार्टर कहां है, UNO का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों। और एक और बता दो मुझे, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है, UNO का हेडक्वार्टर कहां पर है। ये दोनों की दोनों मुझे बातें बताओ, तब पता चलेगा हाँ गुरुजी पढ़ने वाले बच्चे जुड़े। एक तो लाइक नहीं करते आप, लाइव और लाइक देखना एक बार, लाइक तो बहुत कम करते हो, पता नहीं क्या कसम खा रखी है। किसी ने आपको मना कर रखा है या करना ही नहीं है, क्या बताऊं आपको मैं। कम से कम कर दिया करो, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। कोई नाराजगी है क्या मुझसे, कम से कम बता तो सकते हो कि गुरुजी आपसे हम नाराज हैं, आपने हमें पार्टी नहीं दी, सर आप जोक नहीं सुनाते, सर हमारे चैट नहीं पढ़ते। कोई तो बात होगी, बताओगे तभी तो पता चलेगा दोस्त। बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में दिया गया है कि नबार्ड, ये तो हो गया। ऊपर दिया गया है UNO का हेडक्वार्टर और WHO का हेडक्वार्टर, इन दोनों के हेडक्वार्टर बताने कहां है दोस्तों। बता दो बता दो, होशियार बच्चे हो आप, मेहनती बालक हो। बालक ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर भी करें। कई बच्चे तो अब जुड़ रहे, न्यूयॉर्क अपकमिंग फौजी। फौजी का ये जो लोगो है मुझे पसंद आया, क्योंकि इसने ब्लड से लिखा गया है इसको, अपकमिंग फौजी। फौजी भाई बहुत मेहनत करते हो आप, मुझे ऐसा लगता है। अपकमिंग जो फौजी लिखा है ये मेहनती बालक लग रहा है। हाँ देखो याद रखना, देखो WHO की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका पड़ता है आपके जनेवा, जनेवा। और इसका पड़ता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे। इसके देशों की संख्या बात की जाए तो 193, और इसके देश की अगर मैं बात करूं तो 194। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। UNO की अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा है। तो ये चीजों को पढ़ते चले मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अच्छा ही प्रश्न दूंगा आपके सामने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अब ये याद रखना दोस्तों, इसको दो बातें बताता हूं। जो राज्य के जो नीति निधि तत्व है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये क्यों है, याद रखना दोस्तों। राज्यों के नीति निधि जो तत्व होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते, यह है बाध्यकारी, बाध्यकारी नहीं है, नहीं है। अर्थात न्यायालय में इन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यह काम क्या है, काम है किसी राज्य को किसी भी
राज्य एवं संघ क्षेत्र को कल्याणकारी राज्य बनाना, ये इसका काम है। और राज्य के नीति निधेय तत्व दोस्तों, ये देन किसकी है, इन्हें अर्जित कहां से किया गया, अर्जित, इन्हें लिए कहां से गए, तो आपका जवाब होगा गुरुजी इन्हें लिए गए आयरलैंड से, यानी कि कहां से लिए गए, आयरलैंड। सर इनका उल्लेख कहां पे मिलता है, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, सर ये 36 से लेकर आपके 51 या आपके 50, 51 तक, कितने तक है दोस्तों, ये 51 तक इसका उल्लेख किया गया। और इनको भारत के भाग संख्या 4 में रखा गया, तो यानी कि कौन से भाग संख्या में इनका उल्लेख है दोस्तों, भाग संख्या 4 में। भाग संख्या 3 का जो संबंध है दोस्तों, ये आपके फंडामेंटल राइट से है, और फंडामेंटल राइट्स कितने आपके 6 हैं। भाग संख्या 5 का जो संबंध है दोस्तों, ये आपके केंद्र सरकार से, संघ शासन से, संघ शासन, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। भाग संख्या 2 का जो संबंध है दोस्तों, ये नागरिकता से है, नागरिकता, सिटीजनशिप। और भारत की नागरिकता कैसी है दोस्तों, एकल नागरिकता। और भारत की नागरिकता को कहां से ग्रहण किया गया, ब्रिटेन के संविधान से। जबकि भारत में फंडामेंटल राइट्स की जो देन है, ये किन की देन है, यूएसए के संविधान से। जबकि फंडामेंटल राइट्स को अपनाने वाला विश्व का जो पहला देश था, वह कौन था, तब बोलोगे सर ये इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान था, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसी फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल लगता है 32, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय के नाम से पुकारा जाता है। और भारत की आत्मा या हृदय का नाम इन मौलिक अधिकार को संज्ञा देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है आपके महापुरुष बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिनकी जयंती कब बनाई जाती है, 14 अप्रैल को। और उसी दिन ही फंडामेंटल राइट डे मनाया जाता है। मौलिक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो भी बोलोगे सर 14 अप्रैल को मौलिक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे पढ़ने वाले क्लास में जुड़े, जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए, भारतीय संविधान के किए गए 101वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब ये जो 101वां संविधान संशोधन है, ये किस चीज से संबंधित है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन है क्या। और याद रखना अभी तक अभी बता देता हूं, अभी तक कुल 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हो चुके हैं। इसमें से 101 का पूछ रहा है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, 101 से पहले 122वां संविधान संशोधन विधेयक आपने पढ़ा होगा, विधेयक। और ये जो विधेयक है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है, ये गुरुजी जीएसटी से है। और एक पर्सन आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय, ध्यान से सुनना, भारतीय जीएसटी का पिता किसे कहा जाता है, पिता। और जिस बालक ने इसका उत्तर दे दिया दोस्तों, उस बालक को मेरी तरफ से 1100 रुपए इनाम है, मेरी तरफ से उसको 1100 रुपए इनाम है। भारतीय जीएसटी का पिता या भारतीय जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है भारत में, किस महापुरुष को भारत में भारतीय जीएसटी का पिता कहा गया है। और जिसने ये प्रश्न बता दिया दोस्तों, उसको 1100 रुपए इनाम है भाई साहब। ओपन चैलेंज है, जो कोई भी देख रहा है उसको ओपन चैलेंज है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मैडम हो, चाहे वो लड़का लड़की, आंटी अंकल, ताऊ चाचा, फूफी फाफी, कोई हो। यानी कि भारतीय जीएसटी का पिता या जीएसटी का जनक भारत में किस व्यक्ति को कहा गया, यानी कि फादर ऑफ जीएसटी, इंडियन जीएसटी आपकी वस्तु सेवा कर का पिता किस भारतीय महापुरुष को कहा गया है दोस्तों, बता दो भाई फटाफट से। 1100 रुपए इनाम भाई साहब। अब सुन लो, तो इसका संबंध आपको पता चल गया जीएसटी। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि सर जीएसटी पूर्ण रूप से, पूर्णतः संपूर्ण भारत में,
संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया, 17 को लागू। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि जीएसटी लागू कब हुआ, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 2017 को। जीएसटी का फुल नेम पूछ लेता है कि सर जीएसटी का फुल नेम क्या है, तो फुल नेम आपको पता होना चाहिए कि सर इसे सेवा वस्तु कर कहा जाता है, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अप्रत्यक्ष कर है, या हिंदी में बोलते हैं सेवा वस्तु कर, सेवा वस्तु कर। तो जीएसटी का जो अर्थ है वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी को भारत में लाने के लिए, यानी कि जीएसटी को भारत में लाने के लिए जो कमेटी बनी थी या समिति जो बनी थी, उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति के तहत इसे लिया गया। और भारतीय जीएसटी का जो मॉडल है, इसका जो प्रारूप है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से है, कनाडा। तो कनाडा से लिया गया। लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो पहला देश था दोस्तों फ्रांस। कौन था, फ्रांस। और फ्रांस ने कब लागू किया, 1954 में। जबकि भारत में जीएसटी को रखने वाला सन 1998-99 के तहत जीएसटी बिल को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाला, और उसका नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये पर्सन जिसने भी बताया उसको 1100 रुपए इनाम है मेरी तरफ से। वेरी गुड। अपकमिंग फौजी भाई साहब, अपकमिंग फौजी का जवाब आया है कि गुरुजी अटल बिहारी। अपकमिंग भाई 9518106943 पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि इस बालक ने बताया, और ये बालक अब की बार मैं खुद बोलता हूं, भगवान से हाथ जोड़ के मैं दुआ करता हूं कि अब की बार अपकमिंग नाम के फौजी बालक को 2023 में जो इसका मेन टारगेट है, जो इसका लक्ष्य है, फौजी बनना, कुछ भी बनना, तो इसकी पूर्ति करी जाए दोस्तों। तो इस बालक ने देखो इतनी हिम्मत दिखाई है। आपका चेला अभय सिंह, तेरा बनाऊं मोर, पागल है। इतना बढ़िया पर्सन आपके सामने दे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपकमिंग फौजी अपनी क्लास में पढ़ने वाला। अब बाकी तो सारे अमरूद बेचने वाले, अमरूद बेचने वाले। एक आंटी को सुना, भैया सी अमरूद मीठे हैं क्या? पता है आंटी को, घर जाके तू नमक लगा के खाएगी। तू मीठे का लेना क्या है तुझे, फीके ले ले, लगाना तो तुझे नमक है। वो बात कर रहा है अबे तू उत्तर भी गलत दे रहा है। और बोला गुरुजी पैसे दे देना, चिल्लड़ों के भाव तोल दूंगा तुझे मैं, पागल। यार तुम पढ़ते नहीं हो, बातें कितनी करवा लो आपसे। अरे वाह, अपकमिंग फौजी भाई ने दिल जीत लिया। अपकमिंग भाई, आपसे निवेदन है, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के आप मुझे भेजोगे। अपकमिंग भाई, मैं धनराशि आपको दूंगा भाई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप यार इतने कंपटीशन के माहौल में आप बैठे और पढ़ रहे हो, और आपने एक सेकंड नहीं लगे और सीधा उत्तर बता दिया कि सर भारतीय जीएसटी का जो पिता या जनक दिया गया है, वो संज्ञा किसको दी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी। अरे टीचरों को नहीं पता इनके पर्सन, रियलिटी है। टीचर भी पता है क्या बोलेंगे, गुरुजी मोदी था, 2014 में बिल रखा गया था, मोदी था, मोदी ने गोदी ले लो। ये मोदी के पीछे पड़े, मोदी तो करेगा कलेश। हाँ, वेरी गुड, होनहार विद्यार्थी। तो जीएसटी के बारे में इतनी बातें याद रखना। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, बता सकते हो। जीएसटी कितने स्लैब पे कटता है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और आपके 28%। ये आपको ध्यान देना, किस वस्तु पे जीएसटी नहीं लगता। तो चीजों को अच्छे से पढ़े दोस्तों। पीडीएफ के लिए आपको पता है दोस्तों, पीडीएफ के लिए क्या करना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक का यानी कि ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो और ले जाओ। प्रश्न में क्या दिया गया, अच्छा प्रश्न है, देखिए दोस्तों।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है दोस्तों? वाह, क्या प्रश्न है दोस्तों। दो बातें सीखने वाली बता देता हूं यहीं पे आपको। जो बिहू नाम का पर्व है दोस्तों, बिहू, याद रखना संस्कृत भाषा के, संस्कृत शब्द बिसु, संस्कृत शब्द का मतलब है बिसु, यानी कि इस बिसु शब्द से ही क्या बना है? बिहू। और इस बिसु शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, अर्थ क्या है? भगवान से आशीर्वाद, भगवान से आशीर्वाद मांगना, आशीर्वाद मांगना। और याद रखना ये बिहू पर्व कब मनाया जाता है? जब फसल की कटाई की जाती है, कटाई पर। आपने सुना होगा जैसे तमिलनाडु का सर पोंगल त्योहार मनाया जाता है, केरल का ओणम त्योहार मनाया जाता है, और उत्तर भारत में जो लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है सरदारों के द्वारा, सिखों के द्वारा, वैसे उत्तर पूर्व में असम वाले एक त्योहार बनाते हैं, पर्व बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब? बिहू। क्या बोलते हैं? बिहू। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, वेरी गुड भाई साहब। बच्चे अच्छे जुड़ते हैं, अच्छे जुड़ोगे तो आपके लिए कंटिन्यू लेट नाइट तक क्लासेस चलेंगी। लेट नाइट तक की अगर बात की जाए तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके जीके की क्लासेस चलेंगी। जीके की क्लास में आपको एक तो आपके फेवरेट टीचर यानी कि जो आपको शायरियां सुनाते हैं, यानी कि उन्हें मैं खुद बोलना चाहता हूं क्योंकि उन्हें मैं उपमा देना चाहता हूं बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर बहुत बड़ा शायरी बाज था दोस्तों। मेरे पिया गया रंगून वहां से किया है टेलीफोन तेरी याद सताती है, ये गाना ना उसी के प्रति बनाया गया। ये तो बहादुर शाह जफर आपके सामने लाइव जुड़ेंगे, यानी कि परवीन सर आपके सामने लाइव जुड़ेंगे, और प्लस में एक छोटा सा गुरुजी आपके सामने खड़ा है, यानी कि राकेश चौधरी सर, राकेश चौधरी। तो बहादुर शाह जफर और राकेश चौधरी तो डेली आपके सामने कल से तांडव होगा, और ये तांडव आपके लिए धमाकेदार तांडव होगा जीएस के, जिसमें कोई बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा हो, कोई बच्चा सीएट की तैयारी कर रहा हो, आपके सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, आपके सीटी की तैयारी, एचएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस आपसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के सेशन को शेयर किया करो और लाइक भी किया करो भाई साहब। सर आज सारी रात पढ़ा दो, अबे भाई कह रहा है आज सारी रात पढ़ा दो भाई साहब, तू मानेगा नहीं क्या? चल चमेली बाजार में तुझे झूला झूलाऊं। अबे भाई मान जा, लाला पढ़ ले। तो असम के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं आपको मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है असम के बारे में सुनना। एक तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? तो आप बताओगे गुरुजी ये पड़ता है असम में। और दूसरी बात, असम के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मांजुली, मांजुली द्वीप। आपने सुना होगा सर ये मांजुली द्वीप कैसा द्वीप है? तो आप बताओगे गुरुजी भूत मास्टर बताते ये नदी द्वीप है। वेरी गुड, ये नदी द्वीप ही है, क्योंकि नदी के मध्य जो निर्मित द्वीप होते हैं उन्हें नदी द्वीप ये कहा जाता है। एक उमानंदा द्वीप भी है, एक द्वीप का नाम है उमानंदा द्वीप। और ये उमानंदा भी द्वीप कैसा है? नदी द्वीप है। ये मांजुली तो बहुत बड़ा द्वीप है और उमानंदा बहुत छोटा नदी द्वीप है। तो ये प्रश्न क्या बनते हैं कि भारत का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम बताइए, तब आपका उत्तर बनता है मांजुली नदी द्वीप। लेकिन छोटा पूछ ले तो उमानंदा आपको बताना पड़ेगा, छोटे की अगर बात आ जाए तो दोस्त। असम में सर बैसाख में मनाया जाता है। अरे ये ज्यादातर आपके माह में बनाया जाता है, माह में, माह या माघ में बनाया जाता है, बैसाख नहीं, माह में आपके ज्यादा बनाया जाता है, आपके माह में आपके ज्यादा बनाया जाता है। हाँ, उत्तर यानी कि जो बैसाख है ना, उसके लिए तो आपका कौन सा पर्व मनाता है? बैसाख में। बैसाखी अलग चीज है, वो अपनी फसल कटाई पे आ गया क्या तू? अपकमिंग फौजी, तू बढ़िया बच्चा है। ये फौजी नाम का विद्यार्थी, इसने मेरा दिल ले लिया। ये लो भाई साहब, कई तो ऐसे दिल के अंदर से तीर निकाल देंगे भाई। जिस दिन दिल के अंदर से तीर निकल गया ना, उस दिन दिल के अंदर से नहीं, जिंदगी से तीर निकल गया। और कई तो दिल को ऐसे बना देंगे, इस प्रकार कर देंगे,
और ये इस प्रकार कर देंगे, यानी कि बीच में गैप कर देंगे, बोलेंगे ये आधा दिल तो मेरे बाबू सोना ने ले लिया और आधा दिल मैंने बाबू सोना ले लिया। ये भाई साहब कुछ नहीं है, क्यों बदनाम कर रहे हो दिल को? ऐसे होता है क्या दिल? दिल का काम क्या रहा है, क्या कर रहा है दिल भाई साहब? आपके ऑक्सीजन को पंप कर रहा है या आपके क्या कर रहा है दिल भाई साहब? जो काम कर रहा है उसको करने दो। उसमें से तीर बना दोगे, उसमें आई लव यू लिख दोगे, उसमें अपने बाबू सोना का नाम लिखवा लोगे। और कई कई तो ट्रेंड पता नहीं क्या क्या ट्रेंड चल, टैटू बनवा लेंगे, कोई यहां टैटू बना रहा है, कोई पेट पे टैटू बना रहा है, पता नहीं कहां कहां टैटू बनवा रहे। क्या ट्रेंड है भाई ये दूसरों को देख देख के ये पढ़ने वाले बच्चे भी बिगड़ गए। बड़ी बड़ी सिटी में जाते, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में बच्चे गए पढ़ने, अब पढ़ तो रहे ठीक है, वहां पे मॉडर्न किसी व्यक्ति को देख लिया, अब व्यक्ति में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अब मेल फीमेल ये आपके कोई भी टैटू बना के घूम रही है, तो वहां पे क्या है दिमाग में कि यार मैं भी एक टैटू बना लेता हूं, मेरी भी एक सोना है बाबू है, उसका दिल पे नाम लिखा लेता हूं, यहां नाम लिखा लेता हूं, हाथ पे नाम लिखा लेंगे और बूके पे सांप बना लेंगे भाई साहब, सांप। और पता चला 2 महीने बाद में सांप नीचे आ गया, क्योंकि बूकिया कमजोर हो गया उसका। ये ऐसे ऐसे कार्टून भरे पड़े हैं देश में। सर आपका फैन हूं बहुत बड़ा सिलेक्शन हो जाए अपना आपके अरे भाई साहब, अबे भाई सारे फैन फराटे, सीलिंग फैन, वॉल फैन, सारे पंखे मेरे भाई। ये पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ा करो, आप शेयर कर दिया करो क्लास को। ये दिल ऐसे मत बनाना, ये दिल बना दोगे कभी, दिल को आराम से बनाना भाई साहब। ये मुट्ठी देख रहे हो, ये दिल है, ये मत बोला गुरुजी ये दिल, ये तो मुट्ठी है, और ज्यादा करोगे तो मुंह पे पड़ जाएगा, मुक्का बन जाएगा। अरे ये दिल है भाई। अब दिल क्या करती साइंस वाली मैडम बताएगी आपको, जल्द पेश करूंगा आपके सामने साइंस वाली मैडम को, तब आपको समझाएगी। ये हमारे बलवंत सर है रीजनिंग के, नीचे यहाँ पे लोटपोट हो रहे हैं। मैं को कर क्या रहे, बोले गुरुजी समोसे ज्यादा खा लिए, पेट में कुर 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 हो रही है। तो इसके बाद जो आपके 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है उसको लेना ना भूले दोस्तों, और 6 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। फिर बाद में बाहुबली क्या, बहादुर शाह जफर प्रवीण सर की होती है 7 बजे, और 8 बजे आपके छोटे से सर आपके सामने खड़े हैं, तो इनकी क्लास होती है। तो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। तो सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। क्लास को डाउनलोड करने के लिए, यानी कि जो आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए एक ही काम करना है, ये देखो भाई खचाखच बोर्ड को देख लो, खचाखच गुरुजी ने भर दिया, ऐसा बोर्ड भरा है देख लो। अब ये देखो क्या स्वाद है, गुरुजी कर क्या रहे हो, ये मजा ही दिलवा दिया। वो बैठे 1% से ओ तेरी, इसका क्या बना दिया, इसका तो सिंसॉट कर दिया, इसके तो फिल्टर पाड़ दिए, तोते उड़ा दिए इसके तो। फिर आगे देखिए ओ तेरी, ये ठीक ठीक है थोड़ा सा, और ये क्या है गुरुजी इसमें छोटे छोटे लिख दिए। ये सारा मैटर उठा लेना, ये लो ये लो, ये तो कल वाले आ गए, ठीक है। तो मिलते हैं कल, वही टाइम वही जगह। धन्यवाद, गुड नाइट। लांडा लाले थम।